सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर सही तरीका रिवीजन करने का क्या होता है। मैंने किस तरीके से रिविजन्स करा था कि मैंने ऑलमोस्ट किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी रिविजन नहीं करा था, और किसी में अगर करा भी था तो एक बार मैंने रिविजन करा था और मैंने अपनी एग्ज़ाम्स जो है बहुत अच्छे नंबर से और एक ही बार में क्लियर करी है। तो आखिर ऐसा क्या तरीका होता है? अगर मैं आपको अभी इस टाइम पर बोलूँगी ना कि 3 से 4 बार रिविजन्स कर लो और ये सारी चीज़ें कर लो, वो कर लो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिविजन्स करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जो हमारे पास अभी इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं है। तो कम रिविजन्स में कम टाइम में आखिर कैसे जो है इफ़ेक्टिव तरीके से हम लर्न कर सकते हैं, उसकी कुछ पर्सनली फॉलोड टिप्स मैं आज आपको बता दूंगी इस वीडियो में। पर आपको इन टिप्स को बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करना है। थोड़ा भी अगर आपने इनको इधर उधर करा ना, तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके रिजल्ट्स पर दिख सकता है, क्योंकि हम कम रिविजन्स कर रहे हैं और ज़्यादा नंबर जो है हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मेरी टिप रहेगी कि आखिर मैं रिविजन्स कैसे करती थी, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई थ्योरी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं एक चैप्टर जो है हमने करा, नॉर्मली जिस तरीके से आपको लर्न होता है उस तरीके से आपको लर्न करना है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं घूम घूम के लर्न करती थी रूम में। ऐसी कोई प्लेस आप पकड़ लो जहाँ पर पीस हो, शांति हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई आता जाता नहीं हो, वहाँ पर मैं अपने मेरा जैसे रूम है तो वहाँ पर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, तो मैं अपने रूम में ही घूम घूम कर और ज़ोर ज़ोर से बोल कर, जैसे कि मैं किसी को समझा रही हूँ। पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है, पर अगर आप नए हो तो फिर मैं वापस से बता रही हूँ कि घूम कर और बोल कर, ये 2 तरीके मैं हमेशा से फॉलो करती थी रिविजन्स करने के। आपको जिस तरीके से भी लर्न हो रहा है ना, तो आपको वो करना है। लेकिन यहाँ पर मेन टिप जो है वो ये है कि जैसे आपने एक क्वेश्चन करा जैसे थ्योरी का, दूसरे टॉपिक पे गए, तीसरे टॉपिक पे गए और पूरा चैप्टर हो गया। अब लास्ट पार्ट पर आकर हमको ये याद नहीं रहता कि हमने फर्स्ट पार्ट पे क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं कि यार हो गया हमारा रिविजन, और हम नेक्स्ट चैप्टर पे चल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं क्या करती थी कि एक टॉपिक करा, दूसरे टॉपिक पे गई तो स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट टॉपिक वापस रिवाइज करती थी, फिर थर्ड पे गई तो फर्स्ट और सेकंड करती थी। बट इतना टाइम प्रैक्टिकली हमको मिलना अब इस टाइम पर बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक एक टॉपिक करके आप जैसे ही लास्ट पार्ट पे गए चैप्टर के, तब आपको वापस जो है पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज करना है। इसके लिए मैं आपको गारंटी बोल रही हूँ कि आपको 15 या 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। लेकिन जब आपने ये 15 से 20 मिनट है ना इस चैप्टर के ऊपर देने शुरू कर दिए, अब ये 15 से 20 मिनट आपके जो है रिविजन्स के नंबर को बचाएंगे। अब आपको 3 से 4 रिविजन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब आप इतना फुल प्रूफ तरीके से उसको लर्न कर रहे हो। मैं बोलती हूँ ना बहुत सारे वीडियोस में कि अच्छे से करो, अच्छे से करो। ये अच्छे से करने का मतलब ये होता है कि हमने एक बार तो रिवीजन, पहले हमने एक बार लर्निंग कर रखी है। ठीक है, रिवीजन में भी हमने एक बार पढ़ लिया है, हम एंड उस पर गए हैं टॉपिक पे चैप्टर के, और फिर हम वापस से पूरा चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, और इसके लिए आपको 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने ये रिवीजन अभी नहीं करा तो शायद बाद में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा आपका ब्लैंक आउट हो सकता है। तो इसीलिए उसको एक बार जो भी करा ना, उसको श्योर शॉट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इतना टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो एक चैप्टर के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। पर इसके लिए ना आपको थोड़ा सा हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि इतना मन नहीं करता करने का। ठीक है, तो आपको थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा कि यार आपने अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि यही तरीका होता है। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि कहना बहुत आसान है, जब आप सोचोगे ना कि यार वापस से कर लेता हूँ, तो आपके मन में एक आलस आएगा कि यार नहीं यार अगला चैप्टर कर लेता हूँ, 15-20 मिनट में अगला चैप्टर हो जाएगा इससे अच्छा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो कर रहे हो उस पर श्योरिटी लाने के लिए वापस रिविजन्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम टिप की बात करें तो ये हमने थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में करा। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी कि घूम कर करना ज़रूरी है, और सेकेंड वापस रिविजन करना ज़रूरी है। थर्ड एक जो टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते नहीं। एक बार तो हम सॉल्व करके ही कर लेते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, दूसरी बार हम रिवीजन करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, बुक हाथ में लेते हैं, ना कोई उनके हाथ में पेन ना कोई पेंसिल, बुक हाथ में लेकर आप थ्योरी सब्जेक्ट जैसा रिविजन कर रहे हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का भी। अगर ये टिप अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो रिविजन्स, तो आपका कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, और फिर यही कारण होता है कि हमको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद नहीं होते। गाइस, जब भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का रिवीजन करो, हमेशा उसका रिवीजन रिटर्न में ही होना चाहिए। अगर आप चौथी बार भी रिवीजन कर रहे हो ना, और अगर आपने ओरली कर लिया, तो वो रिवीजन का कोई सेंस नहीं बनता है। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रिटेंड होता है, ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हमको जो है हम अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, बट एक्चुअली में वो रिवीजन नहीं हो रहा है।
जब हम पढ़ रहे हैं ना तब हमको हमारी सिचुएशन बहुत अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फॉर्मेट्स ज़रूरी रहते हैं, स्टेप्स ज़रूरी रहती है, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये रिटन प्रैक्टिस से ही आती है। रिटन प्रैक्टिस के अलावा इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर करना है तो आपको रिटन प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की करनी ही पड़ेगी, तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। लेकिन अभी मेन बात आती है कि टाइम कम है, कम टाइम में आखिर इतनी सारी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम कहाँ से लाए। सबसे पहली बात, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लाइक एक चैप्टर है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी की ऐसी प्रैक्टिस करो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे कि एक ही पैटर्न में 3-4 क्वेश्चन से मान लो, तो एक क्वेश्चन हमने पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से, जैसे हम एग्जाम में करने वाले हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तरीके से आप सॉल्व करके देख लो। और बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सेम है उस क्वेश्चन के जैसे, उसमें आपको ना फॉर्मेट बनाना है, ना आपको बिल्कुल ऐसा एज इट इज लिखना है। छोटा छोटा लाइक कॉपी, पेन और पेंसिल, ये तीनों चीज़ें तो आपके हाथ में रहनी ही चाहिए, लेकिन अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ नहीं करना है। जिस क्वेश्चन पे आपने पहले 15 मिनट दिए, अब उसको आप 2 से 4 मिनट में भी कर सकते हो। ना फॉर्मेट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना एज इट इज सीक्वेंस की ज़रूरत है, बस आप एक लिख लो कि ठीक है एग्जाम में आएगा तो आपके माइंड में चल रहा है कि ये फॉर्मेट और ये मैं बनाऊंगा, बाकी लिखना है आपको। क्योंकि इससे क्या होगा कि छोटी से छोटी लाइक कैलकुलेशंस मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी कैलकुलेटर पे भी होती है कैलकुलेशंस मिस्टेक। उसके बाद फिर कभी हम कैरी फॉरवर्ड गलत कर रहे हैं, कभी क्या चीज़, छोटी छोटी सी जो हमको कन्फ्यूजन्स होते हैं ना वो फिर एग्जाम में याद आते हैं, क्योंकि आपने पहले रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है। तो रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है कि थ्योरी जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो उसके कीवर्ड्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो क्योंकि जब भी हम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना हमको समझ नहीं आता कि इसका रिवीजन कैसे करें, क्योंकि वापस से सब कुछ रिवाइज करना है ना, तो पूरा वापस पढ़ना पड़ता है। इसको शॉर्टकट करने के लिए मैं क्या करती थी कि मैं जब भी कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ती थी ना, मैं पूरे पैराग्राफ्स में से कुछ कीवर्ड्स जो रहते हैं वो छांट लेती थी। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही सही एक बार। अगर आपने पहले से कीवर्ड्स जो है वो मार्क कर रखे, अंडरलाइन कर रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी नहीं करोगे ना तो फिर 1.5 डेज बिफोर एग्जाम्स भी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम अभी जो है वो कीवर्ड्स, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स जो है वो मार्क कर ले, और बाकी सब हम अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर जो है 1.5 डेज पहले आपका रिविज़न होगा। अगर आपने ये अभी नहीं करा तो फिर उस टाइम पर रिवीजन नहीं होगा, और अगर उस टाइम पर रिवीजन नहीं हुआ ना तो एग्ज़ाम में चीज़ें याद आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर ये बिल्कुल वर्थ इट लगेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी तुम रिविजन्स कर रहे हो ना, एक कॉम्बो बना लो प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट का। कोई भी इंसान जो रहता है ना वो ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे दिन आप पूरे दिन प्रैक्टिकल ज़रूर पढ़ सकते हो लेकिन पूरे दिन थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए फिर थ्योरी के रिविजन जो है ना वो टालते रहते हैं और फिर वो कभी नहीं होते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि हम प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक कॉम्बिनेशन बना लें। हो सके ना तो थ्योरी को जब भी दिन स्टार्ट हो रहा है उसके बिगनिंग में लो। जैसे सुबह सुबह अगर थ्योरी ले रहे हो ना तो बहुत अच्छा होगा। उस टाइम पर क्या होता है कि माइंड जो रहता है बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो आपके दिमाग में एकदम थ्योरी अच्छे से आपको याद अच्छे से हो जाएगी। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करने के लिए तो मोटिवेशन आ ही जाता है, क्योंकि उसमें बैठे बैठे करना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, बस माइंड चलना रहना चाहिए। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए हम एक्टिव होकर पढ़ते हैं, घूम के पढ़ रहे हैं, बोल के पढ़ रहे हैं, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, फ्रेशनेस बिल्कुल बहुत ज़रूरी रहती है उसमें। तो इसीलिए हमेशा एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना लो, और थ्योरी को हमेशा दिन के स्टार्टिंग में पढ़ो और प्रैक्टिकल को जो है दिन के एंड में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अब जैसे कि हमारे पास सिर्फ 10 से 15 दिन ही बाकी है ना, तो अब कोशिश करो कि अब तुम कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल भी मत उठाओ, चाहे तुम्हारा 40% कोर्स भी क्यों ना बचाओ, लेकिन अब कोशिश करो कि तुम उस 60% जो तुमने कर रखा है ना उसी पे अपना पूरा टैलेंट, अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा दो और उसी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो। क्योंकि अब जो है ना अगर तुम नए चैप्टर्स या फिर ऐसे कुछ नए टॉपिक्स उठाने लग गए तो उससे 2 चीज़ें होगी। सबसे फर्स्ट, तुम्हारा एक तो डिमोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा इस टाइम पर, क्योंकि वो तुमको एकदम समझ नहीं आएगा। उसके बाद बाय चांस तुमने अगर वो नया टॉपिक कर भी लिया तो उसके थोड़े रिविजन्स लगेंगे, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही तुम उसको एग्जाम पर लिख पाओगे। तो वो अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो नया टॉपिक उठाने से अच्छा कि जो पहले कर रखा है, तुमने साल भर में बहुत कुछ कर रखा होगा या फिर तुमने 2 महीने पहले भी पढ़ना शुरू करा है तो बहुत कुछ कर लिया होगा जो तुमको अभी अच्छे से याद नहीं है, तो एटलीस्ट उसी को बहुत अच्छे से कर लो और उसी पे अपना पूरी एफिशिएंसी लगा दो, तो तुम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ और लास्ट एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी
कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रिविजन्स काउंट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो माइंडसेट है, जो लोगों का हमारे लिए एक विचार है उनके, वो हमने सुन रखे, वो ऐसा बोलते हैं कि 3 से 4 रिविजन्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम पास होगे, वरना पास नहीं होगे। और ये मुझे मेरे टाइम पर बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था। मैंने नहीं करे थे 3 से 4 रिविजन्स, मैंने सिर्फ 1 रिविज़न करा था, वो भी किसी सब्जेक्ट का। किसी सब्जेक्ट में 1 रिविज़न भी नहीं हो पाया था। तो क्या मैंने क्लियर नहीं करा? क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये भी बोलेंगे कि यार उन्होंने भी रिविजन्स नहीं करे हैं, तो भी वो क्लियर करा है उन्होंने। तो क्या उन्होंने लक से क्लियर करा है या फिर उन्होंने भी कोई ट्रिक अपनाई थी? ट्रिक सिर्फ इतनी सी है गाइस कि नंबर ऑफ़ रिविजन्स पे, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी पे जब आप ध्यान दोगे ना, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो सेक्रीफाइस होगी। आपको नंबर ऑफ़ रिविजन्स नहीं देखना, आपको देखना है कि आपको लर्न कितना हुआ है। कोई बंदा जो रहता है वो 1 रिविज़न में भी जो है एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेता है, तो वो कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं है, उसने उतना ज़्यादा टाइम लगाया है। कोई अगर बंदा जो है वो 1 घंटा दे रहा है एक चैप्टर पे, तो उसको 3 से 4 रिविजन्स लगेंगे ना। और अगर किसी बंदे ने उसी चैप्टर पे 3 घंटे दिए हैं, तब उसके वो 3 रिविजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने एक ही रिविज़न में 3 रिविजन्स जितनी क्वालिटी जो है वो उस चैप्टर पे अचीव कर ली है। अब वो डेफिनेटली एग्ज़ाम के 1.5 डेज़ पहले अगर वो रिवाइज़ कर लेता ना, तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नंबर पे ध्यान मत देना, और ध्यान किस पे देना है, हमको क्वालिटी पे देना है, एफिशिएंसी पे देना है। बस ये टिप्स फॉलो कर लो और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।